बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज टॉपिक नंबर 1 9.1 है आपके बुक के अंदर टॉपिक रिवर्सिबल रिएक्शन। जो हम टॉपिक डिस्कस करें वो है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिएक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिकली रिएक्शन होता क्या है? हम रिएक्शन कहते हैं कि जब दो सब्सटेंस को आपस में हम कंबाइन करते हैं बाय हीट और बाय थ्रू एनी प्रोसेस, ठीक है, किसी भी प्रोसेस के थ्रू जब हम किन्हीं दो सब्सटेंस को आपस में कंबाइन करते हैं तो वो आपस में कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस हमारे पास बना देते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है वो पूरा का पूरा प्रोसेस हमारे पास कहलाता है रिएक्शन, जिसको हम नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन का। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर हमारे पास टू रिएक्शंस हैं जिनको हम आज जो होंगे वो स्टडी करेंगे। एक है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस, दूसरे हैं हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको स्टडी करने के लिए मैं आपको एक सिंपल से पहले एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है वाटर की, ठीक है। हमारे पास वाटर कैसे बनता है? वाटर के अंदर हम हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ हम हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास बना देते हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, H2O के बना देते हैं। अब क्या हुआ है कि जब ये दोनों सब्सटेंसेस हमारे पास कंबाइन हुए तो इन दोनों सब्सटेंसेस ने कंबाइन होकर हमारे पास एक और न्यू सब्सटेंस बना दिया। तो वो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन के अंदर वो सब्सटेंसेस जो आपस में कंबाइन होते हैं उन सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं किनका? रिएक्टेंट्स का, ठीक है। और इन रिएक्टेंट्स के कंबाइन होने से जो न्यू सब्सटेंस हमारे पास बनता है उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट का, ठीक है। मतलब दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब इरिवर्सिबल रिएक्शंस का मतलब है रिवर्स से आपको जाहिर सी बात है जो रिवर्स है इससे भी रिवर्स का मतलब क्या होता है? बैकवर्ड जाना। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? जिसमें हम वापस नहीं जा सकते। तो इट मीन्स कि ये जो रिएक्शंस होते हैं ये ओनली वन डायरेक्शन के अंदर, ओनली इन वन डायरेक्शन, मतलब ये रिएक्शंस जो होते हैं वो जस्ट वन डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करते हैं। मतलब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स तो बना सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स में चेंज हम नहीं कर सकते हैं। मतलब कि रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बना देंगे लेकिन प्रोडक्ट्स को हम रिकम्बाइन करके या फिर डिकम्पोज करके, ठीक है, डिकम्पोज करके हम दोबारा से इनको रिएक्टेंट्स के अंदर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो रिएक्शंस ये रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि जस्ट वन डायरेक्शन के अंदर होते हैं। और ये लेफ़्ट टू राइट जो होते हैं वो प्रोसीड करते हैं, लेफ़्ट टू राइट प्रोसीड करते हैं। उसके बाद इसकी सम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि फ़र्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसको हम शो करवाते हैं एरो से, सिंगल एरो से शो करवाते हैं, ठीक है। सेकंड इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है कि ऑलवेज कंप्लीट, ठीक है। ये रिएक्शंस जो होते हैं वो हमेशा क्या हो जाते हैं? कंप्लीट होते हैं। मतलब कंप्लीट कैसे हो जाते हैं? क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो फर्दर प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं और एक स्टेज पे ऐसे पहुंच जाते हैं कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जो कि प्रोडक्ट्स के अंदर कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। तो हम इन रिएक्शंस को क्या नाम देते हैं कि ये कंप्लीट रिएक्शंस हमें देते हैं। और थर्ड इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नो एनी इक्विलिब्रियम, मतलब ये रिएक्शंस, इन रिएक्शंस के अंदर कोई इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आती और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? फास्ट रिएक्शंस होते हैं। मतलब
इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो बहुत जल्दी जो हैं वो किस में चेंज हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या है, सम करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शंस जो कि ओनली वन डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करते हैं, मतलब रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो फर्दर कंप्लीट होते रहते हैं, किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर वो चेंज होते रहते हैं। उसके बाद इन रिएक्शंस को हम सिंगल एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंगल एरो से डोनेट इसलिए करते हैं क्योंकि जो रिएक्शंस हैं वो दोबारा से ये जो इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट के अंदर चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सो कि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम रिएक्शन स्टडी करेंगे वो है, नेक्स्ट हम जाएंगे अपने किस रिएक्शन की तरफ, रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ, कि अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे, जिस तरह आपको टर्म रिवर्स टर्म से डिज़ायर हो रहा होगा, ऐसे रिएक्शंस जो दोबारा से अपने अंदर यानी कि अपने अंदर चेंजिंग ले आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पहले एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, किसकी लेते हैं हम, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल। 1 मोल ऑफ आयोडीन प्लस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं। इनको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के ऊपर ये हमें जो प्रोडक्ट देते हैं वो क्या प्रोडक्ट देते हैं, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड का। ठीक है, आयोडाइड के देते हैं, मतलब इसमें रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ आयोडीन है और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। इन दोनों रिएक्टेंट्स को हमने हीटअप किया। हीटअप करने के ऊपर जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है वो हमारे पास बना है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड का। ठीक है, अब इनको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 वेज़ के अंदर कंप्लीट होते 2 वेज़ के अंदर होते हैं, 2 वेज़। ठीक है, 2 वेज़ कौन सी हैं, एक वे होती है इनकी फॉरवर्ड डायरेक्शन, सेकंड इज़ रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, ये जो रिएक्शंस हैं ये 2 वेज़ के अंदर होते हैं, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शंस भी चल रहे होते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में भी रिएक्शन जो होता है वो हो रहा होता है। हम हाइड्रोजन आयोडाइड की यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ दोबारा से। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन आयोडीन है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन है। इसको हमने हीटअप किया। अभी यहाँ पे मैं कोई एरो नहीं लगा रही। हीटअप करने के बाद हमें बन गया, हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो बना है हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके अंदर जो ये रिएक्टेंट्स हैं ना हमारे पास, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स किस में चेंज हो रहे हैं, ये रिएक्टेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो रहे हैं। ये तो हो गया वन डायरेक्शन। ठीक है, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। लेकिन एट अ टाइम, उसी टाइम जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से रिकम्बाइन हो रहे हैं और रिकम्बाइन होकर किस में चेंज हो रहे हैं, रिकम्बाइन कह लें आप या आप कह लें कि डिकम्पोज हो रहे हैं। ठीक है, डिकम्पोज होके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से किस में चेंज हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं। तो ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ये रिएक्शंस हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये रिएक्शंस हमारे पास कहलाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। मतलब वो रिएक्शंस जो कि हमारे पास 2 वेज़ के अंदर क्या करेंगे, कंप्लीट होंगे, यानी 2 वेज़ के अंदर होंगे। उन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, रिवर्सिबल रिएक्शंस में। मतलब वहाँ पे इन रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शंस भी प्रोसीड कर रहे हैं, साथ ही साथ ये रिवर्स रिएक्शन भी प्रोसीड कर रहे हैं। मतलब कि जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते जा रहे हैं वही प्रोडक्ट्स दोबारा से किस में चेंज होते जा रहे हैं, रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होते जा रहे हैं। किस तरह से, रिकम्बाइन होकर या फिर डिकम्पोज होकर।
अब इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि एक तो इसको हम डबल एरो से शो करते हैं। एक एरो शो करवाता है हमें, जो ऊपर वाला एरो शो है वो हमें करवाता है कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोसीड कर रहा है, डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है रिएक्शन, और जो नीचे वाला एरो है वो हमें शो करवाता है कि ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर रहा है। ठीक है। सेकंड ये है कि ये 2 वेज के अंदर कंप्लीट होते हैं रिएक्शंस। ठीक है। थर्ड इसमें क्या है, थर्ड इनकी है कि नॉट कंप्लीटेड। नॉट कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड का यहाँ पे मतलब क्या है? नॉट कंप्लीटेड का मतलब है कि ये जो रिएक्शंस हैं ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते, मतलब ये कभी भी स्टॉप नहीं होते हैं। अब जब हमने इरिवर्सिबल रिएक्शंस की बात की थी तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमने कहा था कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि रिएक्टेंट्स बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके होते हैं, और जो रिएक्शन है वो वहाँ पे जाके स्टॉप हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जो रिएक्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो हमेशा कंटिन्यू रहता है। क्यों? किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस में चेंज हो रहे हैं? रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी साइकिल जो है वो कंप्लीट होती रहती है। ठीक है। कंटिन्यू होती रहती है मुसलसल। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शंस में एक पॉइंट ऐसा होता है कि जहाँ पे रिएक्शन जाके पहुँच जाता है किस स्टेट के ऊपर? इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर पहुँच जाता है। अब इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास क्या होती है? वो स्टेट होती है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे किसके? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल हो जाएंगे। तो उस स्टेट को हम क्या कहेंगे? वो स्टेट हमारे पास आ जाएगी डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक करैक्टरिस्टिक ये है कि इसके अंदर जो क्वांटिटीज़ होती हैं या क्वालिटीज़ होती हैं वो रिमेन्स अनचेंज्ड। अनचेंज मतलब इसके अंदर ना तो इसके कलर में कोई चेंज आता है, ना इसके टेक्सचर में कोई चेंज आता है, ना इनके सब्सटेंसेस में चेंज आता है। मतलब जो भी जो इसके सब्सटेंसेस या रिएक्टेंट्स हैं वही प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे, और वही जो प्रोडक्ट्स हैं वही रिएक्टेंट्स के अंदर चेंज होंगे, मतलब इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप सो। चलिए मैं इस पॉइंट को एक दफ़ा एक और नेक्स्ट एग्जांपल से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसके लिए क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। किसकी एग्जांपल लेते हैं? यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है। एक और हमारे पास एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट किस तरह से बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट में हम 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं प्लस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट करने पे हमें क्या बन जाता है? हमारे पास क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट में यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस आ जाते हैं। ठीक है। फर्स्ट केस है हमारे पास, जो फर्स्ट केस लेते हैं हम, उसमें हम एक फ्लास्क लेते हैं। ठीक है। इस फ्लास्क के अंदर हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट किया कैल्शियम कार्बोनेट को। हीट करने के ऊपर हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट होगी वो डिकम्पोज हो जाएगी, और किसके अंदर चेंज हो जाएगी? कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है। किस में चेंज हो जाएगी? कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में, जब हम इस फ्लास्क को हीट करेंगे। लेकिन आपने इसमें क्या करना है कि इसमें इसका ये जो फ्लास्क है उसके माउथ को क्लोज़ नहीं करना है। आपने इस फ्लास्क के माउथ को ओपन ही रखना है। मतलब कि जो इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में क्या होती रहेगी? इमिट होती रहेगी, बाहर निकलती रहेगी। तो हमारे पास ये रिएक्शन क्या बनेगा? हमारे पास रिएक्शन बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया? हीट किया। हीट करने पे हमें वो क्या दे रही है? कैल्शियम ऑक्साइड बन गया हमारे पास, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर इमिट हो जाएगी।
ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास रिएक्शन कहलाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब इसके अंदर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन हो रही है। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट केस है, ठीक है। अब सेकंड केस हमारे पास क्या है, सेकंड केस है हमारे पास एक और, हम एक फ्लास्क लेते हैं, ठीक है। इस फ्लास्क के अंदर हम अगेन क्या ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं और उसको दोबारा से हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने पे हम क्या, हमारे पास दोबारा से क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अब इस केस में, सेकंड केस में हमने क्या किया है, सेकंड केस में हमने हमारी जो फ्लास्क है उसमें हमने उसका जो माउथ है वो क्या कर दिया है, क्लोज़ कर दिया है। अब माउथ क्लोज़ करने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बन रही थी, ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं जा रही, ये एग्जिस्ट नहीं हो रही है। तो हमारे पास रिएक्शन क्या बन रहा है, रिएक्शन हमारे पास आएगा सेम वही, कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, ठीक है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया है, हीटअप किया है। हीट करने से हमारे पास क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास जो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि ऊपर से हमने जो फ्लास्क है उसका जो माउथ है वो कॉक से बंद कर दिया। तो ये जो रिएक्शन है हमारे पास, ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, रिकम्बिनेशन रिएक्शन। रिकम्बिनेशन कैसे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं जा रही, बल्कि वो वापस किस में आ रही है, फ्लास्क के अंदर आ रही है। वापस फ्लास्क के अंदर आने की वजह से ये दोनों जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बने हैं दोबारा से रिकम्बाइन होके क्या बना रहे हैं, हमारे पास रिएक्टेंट बना रहे हैं। मतलब इस वाले केस के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो रही है, डिकम्पोज होकर वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। लेकिन एट द सेम टाइम कैल्शियम ऑक्साइड की और कार्बन डाइऑक्साइड की रिकम्बिनेशन हो रही है, वो हमारे पास क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, ठीक है। अब जो होगी, हमने पिछले जो मैंने रिएक्शन में आपको बात बताई थी कि ये जब रिवर्सिबल रिएक्शन की हम बात करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अगेन एंड अगेन चेंज हो रहे होते हैं। मतलब रिएक्टेंट्स जो हो रहे होते हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं रिएक्टेंट्स के अंदर। लेकिन एक स्टेज ऐसा होता है कि जो कि यानी कि कुछ टाइम के बाद जो दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर पहुंच जाते हैं। किस स्टेट में पहुंच जाते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाते हैं। अब इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर पहुंच के हमारे पास यानी कि इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हैं। अब जब हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप की इक्विलिब्रियम स्टेट्स को हम स्टडी करेंगे। एक है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, और दूसरी है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब इसमें जो रिएक्शन होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन जो होता है वह या तो स्टॉप हो जाता है या फिर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये जितने भी हमारे फिजिकल फिनोमेनाज होते हैं उनके अंदर बेसिकली स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो आती है। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, रिएक्शन जो होता है वो कंटिन्यू रहता है, रिएक्शन कंटिन्यू रहता है, मतलब नॉट स्टॉप नहीं होता। जैसा कि हमारे पास आ जाती है कौन सी वाली रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर जो स्टेट पहुंचती है वो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम के पहुंचती है, जबकि जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर जो हमारे पास स्टेट पहुंचती है वो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम की स्टेट पहुंचती है, जिसके अंदर रिएक्शन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे पास। अब हम इसको जो है रिवर्सिबल रिएक्शन को हम ज़रा सा इसको हम स्टडी, थोड़ा सा इसका ग्राफ के बारे में भी हम थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे कि ग्राफिकली हम इसको किस तरह से शो कर सकते हैं। तो ग्राफिकली हम शो करेंगे इसको
किस तरह से कि हमारे पास हम एक ग्राफ ले लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हमारे पास अब ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है हमारे पास। इस ग्राफ में हम एक साइड पे लेते हैं रिएक्शन रेट और दूसरी साइड पे हम लेते हैं टाइम। अब हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शंस जो होते हैं वो एट अ टाइम हो रहे होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बहुत हाई स्पीड पे होता है। जिस तरह से अब मैं यहाँ पे पहले एग्जांपल लिखती हूँ। हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की हमने एग्जांपल ले रहे थे ना। हमारे पास 1 मोल ऑफ आयोडीन है प्लस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के बनाते हैं हमारे पास, ठीक है। अब पहले जो रिएक्शन चल रहा है वो हमारे पास कौन सा चल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है रिएक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो उनका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, रेट हाई है, ठीक है। बहुत हाई स्पीड में रिएक्टेंट हो रहे हैं। क्यों, किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। 2 सब्सटेंसेस है ना, तो 1 मोल हमारे पास आयोडीन है, 1 मोल हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो टोटल हमारे पास कितने मोल्स हुए, हमारे पास 2 मोल्स हुए। लेकिन प्रोडक्ट्स अभी हमारे पास नहीं बने, ठीक है। प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमारे पास कितना है, यहाँ पे हमारे पास 0 मोल है हमारे पास प्रोडक्ट्स का। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि यहाँ पे डिक्रीज़ होता जाएगा रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पे कितना मोल बनना शुरू हो गया, 1 मोल बनना शुरू हो गया। मतलब रिएक्टेंट्स जो है वो हाई यानी कि रेट के अंदर बहुत स्पीड के साथ किस में चेंज हो रहे हैं, फॉरवर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो रहे हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद, मतलब ये बहुत स्पीड के अंदर हो रहा है रेट, ठीक है, हाई स्पीड के अंदर। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा है कि जब ये 1 मोल के अंदर चेंज हो गया प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स जो है वो 1 मोल के अंदर चेंज हो गए, तो ये 1 मोल्स जो है वो दोबारा से किसके अंदर चेंज होना शुरू हो गए, रिएक्टेंट्स के अंदर चेंज होने शुरू हो गए, मतलब दोबारा से डिकम्पोज होने शुरू हो गए। तो ये जो रेट होगा वो भी क्या होना शुरू हो जाएगा, हाई स्पीड के अंदर होना शुरू हो जाएगा। मतलब हम यहाँ से कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा हाई स्पीड से एकदम से किसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा, कम स्पीड की तरफ आना शुरू हो जाएगा और एक स्टेज ऐसा पहुँच जाएगा कि ये इक्विलिब्रियम की साइड पे चले जाएगा। एट द सेम टाइम जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो बहुत कम होगा क्योंकि 0 पे था ना, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगा, स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर इंक्रीज़ आनी शुरू हो जाएगी और वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन के। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन reaction is equal to rate of reverse reaction, मतलब जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो वो पहुंच जाते हैं किस स्टेज के ऊपर, डायनामिक किस स्टेज के ऊपर पहुंच जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा रेट है, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, ये है हमारे पास रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर हमने फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का बताया है कि वो किस तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर पहुंचते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स के यहाँ तक आज आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसके कुछ आपकी बुक के ऊपर कुछ साथ में इस टॉपिक के बाद करैक्टरिस्टिक्स भी मौजूद हैं, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम की करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाती हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम वो हमेशा क्लोज सिस्टम के अंदर होता है। क्लोज सिस्टम में किस तरह से, जिसका मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि हम
कैल्शियम कार्बोनेट को एक क्लोज फ्लास्क के अंदर जब हम करते हैं तो वहाँ से ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, बल्कि वो रिएक्शन जो था वो अगेन एंड अगेन जो था वो प्रोसीड हो रहा होता है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमारे पास कब आती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेज हमारे पास तब आती है जब हम इस सिस्टम यानी कि इन रिएक्शन को हम करें किसी भी क्लोज सिस्टम के अंदर। और एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर जो रिएक्शन है वो कभी भी स्टॉप नहीं होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसका क्या है कि जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट होंगे उतने ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स होंगी। इवन कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर है, डेंसिटी है, वो भी हमारे पास चेंज नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट करैक्टरिस्टिक्स हमारे पे क्या है, एट एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो हमारे पास दोनों वेज के अंदर जो वो आ सकती है, अटेन हो सकती है। किस तरह, चाहे हम वो जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट से स्टार्ट करें, चाहे हम प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। और फिफ्थ इसकी जो पॉइंट है वो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास क्या है, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब कि अगर हम उसकी जो कंसंट्रेशन है या प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज भी करते रहें या डिस्टर्ब भी करते रहें तो वो हमें अगेन एंड अगेन जो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो हमारे पास आती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से ना तो रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं, ना ही उसके अंदर से प्रोडक्ट्स कम हो रहे हैं। जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने ही प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और जितने प्रोडक्ट्स हैं उतने ही जो है वो रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो आज जो हमने स्टडी किया है वो हमने स्टडी किया है रिवर्सिबल रिएक्शंस डायनामिक इक्विलिब्रियम में, जिसमें हमने 2 टाइप्स के रिएक्शंस डिस्कस किए हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो कि वन डायरेक्शन के अंदर होते हैं, ठीक है, वन डायरेक्शन में कंप्लीट होते हैं और उनको दोबारा से रिवर्स नहीं किया जाता। जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में अगर एक दफ़ा चेंज हो गए तो वो प्रोडक्ट्स में ही रहेंगे, वो दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज नहीं होंगे। और ये जो रिएक्शंस होते हैं वो हमेशा कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं। दूसरा हमने डिस्कस किए इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? वो रिएक्शंस जिनको हम अगेन एंड अगेन चेंज कर सकते हैं। मतलब रिएक्टेंट्स को हम प्रोडक्ट्स में चेंज कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स को हम किस में चेंज कर सकते हैं, रिएक्टेंट्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम की बात की। इक्विलिब्रियम हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। एक इक्विलिब्रियम हमारे पास होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं जिसके अंदर रिएक्शन कंप्लीट, ये इक्विलिब्रियम तब आता है जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये हमारे पास अटेन होगा इरिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम कौन सा होता है? वो इक्विलिब्रियम जिसके अंदर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता बल्कि वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। और वो रिएक्शंस कौन से होते हैं? वो रिएक्शंस हमारे पास आते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर, जिसके अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज होते जाते हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट होते जाते हैं, रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट होते जाते हैं। और इसको हमने ग्राफिकली भी जो है वो प्रेजेंट करके बताया मैंने आपको कि किस तरह से होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप सो कि यहाँ तक आपको मेरा जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। मेरी मज़ीद वीडियोस को समझने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।